बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएससी सेकंड और चैप्टर हमारा है पॉलीमर डिग्रेडेशन, पेपर हमारा पॉलीमर्स। आज हम दो तरह की जो डिग्रेडेशन है उसको स्टडी करेंगे। वन इज़ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, सेकंड इज़ ओजोनोलिसिस और ओजोन डिग्रेडेशन। दोनों ही ऑक्सीडेटिव हैं। एक फॉर्म में मोलेकुलर ऑक्सीजन O2 इस्तेमाल होती है और ओजोनोलिसिस में O3 ओजोन इस्तेमाल होती है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बारे में बताता चलूँ। जब भी कोई पॉलीमर ऑक्सीजन मोलेकुलर ऑक्सीजन की मौजूदगी में डिग्रेड होगा तो तीन तरह के हमें साइन नज़र आएंगे। हार्डनिंग ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर हार्ड हो सकता है डिग्रेड होके, वो डीकलराइज हो सकता है, या उसकी जो सरफेस चेंजेस उसमें मतलब एक प्लेन सरफेस में क्रैक्स पड़ सकते हैं। सरफेस चेंज होगी, डीकलराइज हो जाएगा, या पॉलीमर अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के आपको ज़्यादा हार्डन महसूस होगा, या प्राइमरली जब आपने इसको लिया पॉलीमर को, उसके बाद यूज़ करने के बाद कुछ अरसे बाद यू आर फीलिंग दैट योर पॉलीमर इज़ फीलिंग मोर हार्डर देन द अर्लियर स्टेजेस। तब हम बोलेंगे कि पॉलीमर डिग्रेड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी मोलेकुलर ऑक्सीजन जो है इन प्रेजेंस इन एयर, उसके साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। सो एक बात यहाँ पे याद रखना होगी, पॉलीमर्स जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप के हो सकते हैं। जो सैचुरेटेड पॉलीमर है उनके ऊपर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी अनसैचुरेटेड पे होती है, क्योंकि मोलेकुलर ऑक्सीजन जो है O2 वो ख़ुद से एक डाई रेडिकल बन सकता है किसी रेडिकल की मौजूदगी में। यानी जो ऑक्सीजन में O2 ये जो बॉन्ड है इसमें अगर होमोलिटिकल ब्रेकेज आएगी तो इस तरह ये डाई रेडिकल बन सकती है ऑक्सीजन। इस डाई रेडिकल होने की वजह से ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम होंगे उनके ऊपर ऑक्सीजन का अटैक बहुत ही ज़्यादा लाइकली यानी ज़्यादा हमें नज़र आएगा, या उसके अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे अनसैचुरेटेड सिस्टम पे। सो अल्टीमेटली अनसैचुरेटेड पॉलीमर और डिग्रेडेड इजीली इन प्रेजेंस ऑफ मोलेकुलर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के लिए जो पहला स्टेप है उसमें एक रेडिकल प्रोडक्शन है। रेडिकल प्रोडक्शन कई तरह से हो सकती है, या तो ऑक्सीजन का अटैक हो सकता है, ओजोन का अटैक हो सकता है, कोई एडिटिव जो है उसके रेडिकल अगर उस चेन के अंदर पहले से मौजूद हैं वो एज अ रेडिकल काम कर सकते हैं, या आपने कोई फ्री रेडिकल पैदा किए हैं बाई थर्मल रिएक्शन। हवा में पड़े हुए जो हीट है उससे कुछ रेडिकल्स पैदा हुए और उन्होंने एज अ इनिशिएटर काम करना शुरू कर दिया। तो इन चार तरीक़ों से इनिशिएशन हो सकती है, रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो ये देखें हमारे पास एक पॉलीमर है, जैसे ही ये रेडिकल्स अटैक करेंगे पॉलीमर के ऊपर तो फर्स्ट अटैक होगा ऑन द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर। पॉलीमर की बैकबोन पे अटैक होगा तो अल्टीमेटली कोई एक आधा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ और ये पॉलीमर एक रेडिकल बन जाएगा, यानी रेडिकल साइट्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी पॉलीमर के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन, एनी एडिटिव और सम रेडिकल प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल प्रोसेसेस। अब सेकंड स्टेप में ये जो हमारे पास पॉलीमर रेडिकल बना है ये हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन की जो फेशो कैरो मैं बना रहा हूँ, इसे फेशो कैरो कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती है, होमोलिटिक ब्रेकेज जिसे कहते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन से इसके साथ तो बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और पर ऑक्सी रेडिकल प्रोड्यूस होगा जब हवा की ऑक्सीजन पॉलीमर रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगी। अब ये जो पर ऑक्सी रेडिकल है हो सकता है ये किसी दूसरे पॉलीमर चेन में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट करेगी इस पॉलीमर्स में से, इसका H इसके पास आ जाएगा, यहाँ पर डंपिंग हो जाएगी, लेकिन ये जो पॉलीमर है एक नया पॉलीमर रेडिकल बनके सामने आएगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा ता वक्ते के इस पूरे प्रोसेस में टर्मिनेशन नहीं हो जाती। तो पहला स्टेप क्या है, किसी रेडिकल की मौजूदगी में पॉलीमर रेडिकल का बनना, पॉलीमर रेडिकल के बाद उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, पर ऑक्सी रेडिकल का बनना, पर ऑक्सी रेडिकल का फिर से किसी दूसरी पॉलीमर चेन में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। और ये जो पर ऑक्सी रेडिकल्स हैं ये फर्दर ना सिर्फ ये किसी दूसरी पॉलीमर चेन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं बल्कि वो एक और काम कर सकते हैं।
वो पॉलीमर की जो डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड सिस्टम उस पर भी अटैक कर सकते हैं। अगर उस पर अटैक करेंगे तो अपनी एक ऑक्सीजन यहाँ पे देते हुए यहाँ पे एपॉक्साइड पॉलीमर चेन्स प्रोड्यूस करेंगे और ये जो होगा ऑक्सी रेडिकल हमें हासिल होगा। ये जो हमारे पास डंपिंग प्रोडक्ट मिला था हमें POOH है, ये फर्दर प्रोड्यूस कर सकता है रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करते हुए और नए रेडिकल पैदा कर सकता है। मसलन थोड़ी सी से हीट मिलेगी, दरमियान से ब्रेकेज आएगी, ये दो रेडिकल हाइड्रोक्सल रेडिकल और ऑक्सी रेडिकल्स बनेंगे। अगर ये जो पॉलीमर है यही POOH जो है, यानी जिसको आप पॉलीमर हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, पर हाइड्रोक्साइड, पॉलीमर पर हाइड्रोक्साइड जिस वक्त इस पॉलीमर रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे डंपिंग होगी और ये वाला रेडिकल प्रोड्यूस होगा और ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है इसके साथ ऑक्सी रेडिकल जो है, और इस तरह यहाँ पे फिर से डंपिंग और पर ऑक्सी रेडिकल, यानी पॉलीमर रेडिकल, ऑक्सी रेडिकल्स, पर ऑक्सी रेडिकल्स ये पैदा होते रहेंगे और डंपिंग होती चली जाएगी। कुछ डंपिंग होगी, फिर से नए पॉलीमर रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, इस तरह नए से नया रेडिकल पैदा होता रहेगा, प्रोपेगेशन प्रोसेस जारी रहेगा। अब हम टर्मिनेट करवाना चाहते हैं तो जितने भी इसके अंदर आपको रेडिकल नज़र आते हैं उनको आपस में रिएक्ट आप होता हुआ देखेंगे। टर्मिनेशन में ये जो पर ऑक्सी रेडिकल्स थे ये मिलेंगे और ये हमें डंपिंग साइड मिलेगी और ऑक्सीजन, ऑक्सी रेडिकल्स मिलेंगे, डंपिंग हो गई। ये दोनों रेडिकल हाइड्रोक्सल रेडिकल और पॉलीमर रेडिकल मिलेंगे, डंपिंग हो गई। और अल्टीमेट फाइनल जो मोलेकुलर वेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं उसमें जो दो पॉलीमर रेडिकल्स हैं वो मिलके एक बड़ा पॉलीमर भी तश्कील दे सकते हैं। सो दिस इज़ द टर्मिनेशन प्रोसेस। और ऑक्सीडेटिव जो डिग्रेडेशन है इस मैकेनिज़्म के थ्रू वाया बायोमोलेकुलर या जो बायोमोलेकुलर एयर ऑक्सीजन है उसकी मौजूदगी में ये प्रोसेस होगा। अब ओजोनोलिसिस यानी ये भी एक किस्म की ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है, बट इसमें ट्राई जो मोलेकुलर जो ऑक्सीजन का एक हम इसे कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, O3, ओजोन अटैक करेगी। कभी कभी ये होता है कि ये जो इलास्टोमर्स होते हैं, आप ये रबर की तरह के जो पॉलीमर्स हैं, जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं वो दरमियान से टूट जाते हैं। ज़्यादा देर रबर जो है या इलास्टोमर्स जो हैं अगर हवा में रहेंगे तो जो एयर ओजोन है, जो एटमॉस्फेरिक ओजोन है वो उनके साथ रिएक्ट करती है, उनको डिग्रेड कर देती है। अल्टीमेटली थोड़ा सा स्ट्रेच करने से वो रबर टूट जाएगी या वो डिग्रेड हो जाएगी, उसको क्रैक्स आ जाते हैं। और कभी कभी पुरानी रबर पे आपने क्रैक्स पड़े हुए भी देखे होंगे, ये ओजोन की वजह से होता है। होता दर हकीकत ये है कि हमारे पास सपोज दैट कोई अनसैचुरेटेड पॉलीमर है, जैसे ओजोन ने उसके ऊपर अटैक किया, अल्टीमेटली यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको ओजोनाइड कहते हैं हम। ओजोनाइड हवा में मौजूद मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगी, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी ओजोनाइड की, ये कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप्स में ब्रेक हो जाएगी। सो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी हमने ओजोनोलिसिस यहाँ पे पढ़ा था, हमने देखा था कि एल्डिहाइडिक जो रेडिकल्स और एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट्स और कीटोनिक प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पॉलीआइसोब्यूटीन या ब्यूटाइलिन पॉलीमर है मेरे पास, मैंने इसकी ओजोनोलाइसिस करवाई। पहले स्टेप में ओजोन जैसे अटैक करेगी तो इस डबल बॉन्ड पे आपको अटैक होता हुआ नज़र आएगा, ओजोनाइड पोर्शन आपको नज़र आएगा। अगले लम्हे मैंने हाइड्रोलिसिस करवाई, वाटर का अटैक करवाया, तो क्या होगा, यहाँ पे ये आपको कीटोनिक पोजीशन नज़र आएगी और ये आपको एल्डिहाइडिक पोर्शन सारा का सारा नज़र आएगा और साथ आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज़ होता हुआ महसूस होगा, क्योंकि ओजोनाइड की इस ऑक्सीजन को वाटर अपने साथ ले जाता है। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक कीटोनिक पार्ट अलग होगा और एक ऑक्सीडेटिव पार्ट। असल में H2O जो है वो मैं थोड़ा अटैक करवा के दिखा देता हूँ। जैसे ही H2O इस पर अटैक करता है, ये वाला पोर्शन ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और अल्टीमेटली ये शिफ्टिंग यहाँ पे है। आपको ये भी C डबल बॉन्ड O नज़र आएगा, ये भी C डबल बॉन्ड O नज़र आएगा। यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी वो इसके साथ जाएगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगी। इस तरह ये और ये इनमें से एक कीटोनिक पार्ट होगा, दूसरा एल्डिहाइडिक, और ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसी है, कौन सा एल्डिहाइडिक होगा कौन सा कीटोनिक होगा। तो ये आप देखें, आपको दोनों जो पोर्शंस है वो नज़र आए। अब ओजोनोलिसिस जो है
ये हमें हेल्प करती है हाई मोलेकुलर वेट पॉलीमर को लो मोलेकुलर वेट पॉलीमर में कन्वर्ट करना, और ओजोनोलिसिस का सबसे बड़ा काम ये है कि एक सॉलिड पॉलीमर को लिक्विड पॉलीमर में कन्वर्ट करना, और अक्सर वो लिक्विड पॉलीमर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जो ओजोन हमारा काम करती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं कोट करूँगा मैकेनिज़्म के बगैर, जिसमें पॉलीब्यूटाडाइन है, जैसे उसकी ओजोनोलिसिस करवाते हैं उसे CTPB, ये लिक्विड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बोनाइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। पॉलीब्यूटाडाइन जो है वो कार्बोनाइल टर्मिनेटेड, यानी एक साइड पे एल्डिहाइडिक और एक साइड पे कीटोनिक, दरमियान में ब्यूटा पॉलीब्यूटा जो डाइइन है वो हमें मिलती है। तो इस तरह लिक्विड फॉर्म में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो लिक्विड पॉलीमर बनेगा CTPB, ये लिक्विड पॉलीमर है जो प्रोपेलेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड फ्यूल के साथ, जैसे रॉकेट्स वगैरह में। सो हमने ये दो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशंस को स्टडी किया आज। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।